हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल 2 के एपिसोड 4 के स्टार्ट में करने से पहले अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले उन्हें देख ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि मिस्टर प्रॉम को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो उस लड़की के साथ था और उसकी मौत हो चुकी थी और वो जवान सी लड़की बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी। अब आगे एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ पेपर पर मिस्टर प्रॉम के केस के बारे में लिखकर बात कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि जो भी लेडीज़ मिस्टर प्रॉम के साथ इन्वॉल्व होती है उन सब की मौत हो जाती है। वो पुनपुन और उस लड़की की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों मरने से पहले मिस्टर प्रॉम से मिल चुकी थी और उन दोनों की मौत सेम टाइप से हुई थी। तभी थाविन कान्याव से काम के रिलेटेड बात करता है और उसे कुछ फाइल्स मांगता है तो कान्याव जेली को फाइल्स देने को बोलती है। जेली गलती से फाइल्स के साथ वो पेपर भी दे देती है जिस पर उन्होंने चैट की थी। सारे लोग डरने लगते हैं कि कहीं अब उनका बॉस थाविन उन्हें चिल्लाएगा तो नहीं, लेकिन थाविन बोलता है, तुम लोगों ने अब तक मुझे अपने ग्रुप चैट में इनवाइट नहीं किया, मैं नाराज़ हूँ। और स्माइल करता है और उसे देख सब रिलैक्स होकर हंसने लगते हैं कि थाविन ने उन्हें डांटा नहीं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ड्रामा ह्यूमन टाइगर किंग वाला देखा होगा तो आप कान्याओं को पहचानते होंगे, वो उस ड्रामे में आंट ओंग थी। चलिए इस ड्रामे की तरफ आते हैं। मुंह तोड़ जेली से पूछता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मिस्टर प्रॉम ही मर्डरर है? तो जेली उससे बोलती है, मुझे पूछने से अच्छा है तुम डायरेक्ट मिस्टर थाविन से पूछो क्योंकि लास्ट नाइट मिस्टर प्रॉम के साथ वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मुंहतोड़ बोलता है, तो इसका मतलब मिस्टर थाविन ही मिस्टर प्रॉम के साथ लास्ट बार मिले थे। तो जेली बोलती है, वो अकेला नहीं था, उसके साथ मोमे भी थी। अगले सीन में मोमे जब ऑफिस में आती है, थाविन उससे पूछता है कि पुलिस से बातचीत कैसे गई। तो वो बोलती है, मैंने जो देखा था वही सब उन्हें बताया। थाविन बोलता है, अगर कल रात में जल्दी वहाँ उस होटल में नहीं आता तो आज उस मरी हुई लड़की की जगह तुम्हारी डेड बॉडी होती। अब भाई थाविन को क्या पता वो मरती नहीं। मोमे बोलती है, ऐसा होता ही नहीं। तभी वहाँ कान्याव हिस्ट्री बुक्स लेकर आती है जिनमें एक वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक होती है, जिसे देख मोमे डर जाती है। आप कहोगे कि एक बुक देख क्यों डर गई, तो मैं आपको बता दूं मोमे 2000 सालों से जिंदा है। उसका हिस्ट्री बुक में कहीं ना कहीं कुछ तो रिकॉर्ड्स होंगे ही उसके बारे में। वो डरकर कान्याव को बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और वो बुक्स लेकर जाने लगती है। कान्याव और मोमे बुक्स को शेल्फ में लगा रहे होते हैं। कान्याव उस वर्ल्ड हिस्ट्री बुक को हाथ में ले बोलती है, तुम्हें पता है ये बुक्स कर्ज थे यानी श्रापित थे। जब भी मैं ये बुक ऑर्डर करती हूँ इसमें से हमेशा एक पेज फटा होता है और वही पेज कभी कभी मिसिंग भी होता है और कभी कभी तो कवर पर स्क्रैचेस होते हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है ऐसा क्यों होता है। मोमे ये सुन घबराने लगती है, अब इसे क्या पता चल गया होगा। कान्याव सीरियस सा मुंह बनाकर बोलती है, क्योंकि हमारे इस ऑफिस में भूत है। मोमे रिलैक्स हो जाती है कि भाई इसे कुछ पता नहीं और उससे वो बुक ले लेती है। मोमे क्राटिंग को मैसेज कर जल्दी से उसकी हेल्प करने बुलाती है ताकि वो उन बुक्स को लेकर वहाँ से जा सके। क्राटिंग भागते हुए वहाँ आने लगता है। मोमे कान्याव को बुक्स खोलकर देखने से रोकने के लिए बोलती है, मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बात है बताने के लिए। वो उसे उसके लव हॉरोस्कोप के बारे में झूठ बताने लगती है। कान्याव लव हॉरोस्कोप का सुन शर्माने लगती है तो मोमे झूठ बोलती है, मुझे क्राटिंग ने बताया। तो वो एक्साइटेड होकर सुनने लगती है और उससे पूछती है, क्या बताया उसने। तो उसके बारे में मोमे बोलती है, मुझे पता चला कि तुम्हारा सोलमेट तुमसे ज़्यादा दूर नहीं। तभी क्राटिंग वहाँ पर आ जाता है। कान्या उसे देख उसे अपना प्यार सोलमेट समझने लगती है और खुश होने लगती है। उसके वहाँ आने पर मोमे बुक लेकर भाग जाती है और कान्याव क्राटिंग से फ्लर्ट करने लगती है। वो बुक शेल्फ साफ कर रहा होता है, तभी वो नीचे गिर जाता है तो कान्या उसे पकड़ लेती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ ऑब आता है और ये सीन देखकर बोलता है, ये मैंने क्या देख लिया, मेरा तो पूरा दिन अब खराब हो जाएगा। मोमे उन बुक्स को देख मन में
कह रही होती है, मुझे इस दुनिया में शांति भरी ज़िंदगी जीने के लिए इन सारे सबूतों को मिटाना पड़ता है जो हिस्ट्री में लिखे जाते हैं। और वो उन बुक्स के एक पेजेस को निकाल कर कटिंग वाले मशीन में डाल नष्ट कर देती है। वो हिस्ट्री बुक के एक पेज देख अपना पास्ट याद करती है। वो बताती है कि इतिहास को लिखने के समय से पहले की बात है। जो ट्राइब सूर्य देवता की पूजा करते थे उनके पास दूसरों से ज़्यादा पावर्स होती थी और वो इमोर्टल भी होते थे। उनके ट्राइब के विशेष जादूगरों के पास ब्लैक मैजिक की छुपी कला होती थी। जिस ट्राइब के पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती थी उन्हें मून ट्राइब बोलते थे। वो मून ट्राइब के लोग उन जादूगरों पर भरोसा करते थे, उन पर निर्भर रहते थे। जैसे चांद को अपने आप को प्रकाश देने के लिए सन पर निर्भर रहना पड़ता था, उस सुपीरियर यानी सन ट्राइब के लोगों के पास हक था कि वो मून ट्राइब के किसी भी लड़की को चुनकर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनसे बच्चा पैदा करवा सकते थे। सन ट्राइब के जादूगर जिस लड़की को भी वो फ्लावर क्राउन देते थे वो उनकी वाइफ बन जाती, चाहे उस पर लड़की की मर्जी हो या नहीं। आम भाषा में समझाऊं तो सन ट्राइब के पावरफुल इमोर्टल लोग मून ट्राइब के बिना कोई पावर्स वाले लोगों पर हुकूमत चलाते थे और वो जिस लड़की को भी यानी मून ट्राइब के जिस लड़की को भी अपना बनाने चाहते वो उसे वाइफ बना सकते, चाहे अगर उस लड़की की मर्जी हो या ना हो। मोमे अपने इन पास्ट बातों को याद कर रही होती है। इन सब बातों का मोमे से क्या कनेक्शन है आगे हमें पता चलेगा। तभी मोमे के पीछे मुतौड़ आता है और उसे आवाज़ देता है और उसे बात करने के लिए बुलाता है। वो उससे मिस्टर प्रॉम के बारे में पूछता है। वो बोलता है, कल रात तुमने मिस्टर प्रॉम के बारे में कुछ अलग सस्पिशियस सा कुछ नोटिस किया था, क्योंकि मोमे कल रात को मिस्टर प्रॉम के साथ होटल में डिनर करने गई थी इसलिए। तो वो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, वो सिंपल सा हॉट गाय था। तो मुंह तोड़ हॉट बोलता है, हॉट कितना डिग्री हॉट था वो। तो मोमे उसे गुस्से से देखने लगती है और बोलती है, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तभी वहाँ ऑब और कानपून दोनों आते हैं। जब कानपून हॉट कॉफ़ी ऑब को देने वाला होता है तो उसे छींक आ जाती है और वो सारी हॉट कॉफ़ी उड़कर मोमे के पास से होते हुए ऑब पर जा गिरती है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। कानपून उससे माफ़ी मांगने लगता है। मुंहतोड़ मोमे को बताता है कि उसके फेस पर भी गर्म कॉफ़ी का ड्रॉप उड़ गया है, लेकिन मोमे ये देख शॉक हो जाता है कि मुंहतोड़ कि मोमे को कुछ फील नहीं हुआ और उसे मोमे पर कुछ शक होने लगता है और वो अपने बचपन के ट्रेन इंसिडेंट के बारे में सोचने लगता है और मोमे से पूछता है कि तुम वही हो ना जिसने उस बच्चे को ट्रेन के सामने आने से बचाया था। ये 14 साल पहले की बात है। तो मोमे नाटक करने लगती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो इस बात के बारे में, और वो बोलती है, अभी 1 साल पहले ही मैं इस शहर में आई हूँ। तो मुंहतोड़ उससे अलग अलग सवाल पूछने लगता है, उसके पास्ट के बारे में कि वो पहले कहाँ थी, किस शहर में थी, वगैरह वगैरह। तो उन सारों के जवाब मोमे झूठ देती है। तो वो बोलता है, मुझे तुम पर यकीन नहीं। तो मोमे बोलती है, जैसा तुम्हें सोचना है सोचो, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा नाटक करके मोमे वहाँ से भाग जाती है। खाना खाते समय जेली मोमे को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो बहुत सारा खाना खा रही होती है। और जेली मोमे से बोलती है, मैं तुमसे जेलस हूँ, तुम चाहे कितना भी क्यों ना खा लो, मोटी नहीं होती। सबके वहाँ से जाने के बाद क्राटिंग और कानयाओ ये दोनों ही वहाँ खाना खा रहे होते हैं। कानयाओ की फ्रेंड उस पर नज़र रख रही होती है, क्योंकि उसने उस फ्रेंड को जलाने के लिए झूठ कहा था कि उसका एक यंगर बॉयफ्रेंड है। तो यही देखने के लिए वो उन दोनों को बाहर से झांक रही होती है, नज़र रख रही होती है। कान्या उसे दिखाने के लिए क्राटिंग को उसके साथ गर्लफ्रेंड जैसा बिहेव करने को बोलती है। जब वो मना करने लगता है तो वो उसे ऑफ़र देती है कि अगर वो इस बार ऐसा नाटक करे तो कान्या आगे से कभी अपनी लव लाइफ के फ्यूचर के बारे में उससे पूछे। तो क्राटिंग कान्या से छुटकारा पाने के लिए उसकी बात मानता है और उसके सिर को सहलाने लगता है, उसके हाथ को रब करने लगता है।
तो उन दोनों को इतना लवी डवी होता देख कान्याओ की फ्रेंड जलने लगती है। कान्या उसके सामने बहुत ही ज़्यादा खुश होने का नाटक करती है। ग्राटिंग कान्याओ के ऐसे बिहेवियर को देख वहाँ से भाग जाता है। लिफ्ट में मोमे और मुंह तोड़ खड़े होते हैं। लिफ्ट के अचानक से इम्बैलेंस होने की वजह से मुंह तोड़ मोमे के एकदम पास आ जाता है। तो मोमे को उसके हार्ट में कुछ फील होने लगता है, क्योंकि उसके साथ इससे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। मुंह तोड़, कानपुन और मोमे तीनों जब बातें कर रहे होते हैं तब वहाँ पर आग आग चिल्लाते हुए आता है। वो उन्हें बताता है कि इस ऑफिस में आग नहीं लगी, कहीं और लगी है, हमें वहाँ जाकर न्यूज़ रिपोर्ट करने जाना है, और उन दोनों को अपने साथ चलने को बोलता है। वो सारे उस जगह न्यूज़ कवर करने पहुँच जाते हैं। वो एक म्यूज़ियम होता है, वहाँ एक औरत का बच्चा उस बिल्डिंग में अंदर रह गया होता है। तो वो और बाकी सारे लोगों से हेल्प मांगती है उसके बच्चे को बचाने के लिए। तो मोमे ये सुनते ही उस बच्चे को बचाने के लिए आग के अंदर जाने लगती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि उसे मरने का डर नहीं है। वो उस म्यूज़ियम के अंदर जाकर उस बच्चे को ढूंढने लगती है। मुंहतोड़ को जब मोमे कहीं नहीं दिखती तो वो भी उस आग के अंदर उसे ढूंढने जाता है। आप डर कर उसे रोकने लगता है कि अंदर खतरा है, वहाँ मत जाओ। मोमे उस बच्चे को ढूंढ उसके पास जाती है। वहाँ पर मुंहतोड़ भी आता है और वो उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर जाने लगता है। बढ़ती आग को देख मोमे उसे पहले बच्चे को बचाने को बोलती है। वो उस बच्चे को सेफली बाहर लेकर आता है। उसके बाहर आने के बाद अंदर ब्लास्ट होता है। मुंहतोड़ मोमे की चिंता करने लगता है, उसे आवाज़ें देकर पुकारने लगता है। वो काफ़ी डर जाता है मोमे के लिए। मोमे उसके पीछे से आकर उसे आवाज़ देती है। उसे सेफ देखकर उसके जान में जान आती है। सब उन दोनों के लिए क्लैप करते हैं। नर्स उन दोनों को चेक कर मेडिसिन देती है। मुंहतोड़ को तो बहुत सारे चोटें लगी हुई होती है, लेकिन मोमे को ज़रा सी खरोच है। तभी वहाँ थाविन एकदम स्टाइल से एंट्री लेता है, तो जेली उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम दिखता है ना। मुंहतोड़ थाविन को देख कुछ खास खुश नहीं होता। थाविन उन लोगों से पूछता है कि क्या आप सब ठीक हो? तो मुंहतोड़ बोलता है, मैं ठीक हूँ, आप मोमे को देख लीजिए। थाविन मोमे के पास जाकर बोलता है, तुम हमेशा अपने आप को मुसीबत में डालती हो। जेली उसे डॉक्टर से चेकअप कराने बोलती है, तो वो मोमे बोलती है, मैं ठीक हूँ, और ये बोलकर खुद को दिखाने लगती है। तो उसकी ड्रेस थोड़ी सी फटी हुई होती है। ये देखकर थाविन जल्दी से अपना कोट निकालता है और उसे पहना देता है। मुंहतोड़ का तो मुंह बन जाता है उन दोनों को साथ देख, और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। जेली मोमे को उसका कोट दिखाकर बोलती है, क्या अब इस कोट को मैं रख लूँ? घर में मोमे थाविन के कोट को देख अपने हार्ट पर हाथ रख कुछ फील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसके लिए कुछ फील नहीं होता। लेकिन जब उसे मुंहतोड़ का मैसेज आता है तो उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देती है। शायद उसके दिल में मुंहतोड़ के लिए फीलिंग्स आने लगी है। अगले दिन मुंहतोड़ और मोमे दोनों मिलते हैं। वो उसे बबल मिल्क टी के लॉयल्टी कार्ड्स देता है, जो मुंहतोड़ ने ऑब से चुराए होते हैं। बेचारा ऑब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा होता है। मुंहतोड़ मोमे को वो कार्ड रिपे करने के लिए देता है, क्योंकि मोमे ने उसकी हेल्प की थी। लेकिन वो उन कार्ड्स को उसे देने से पहले पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम उस रात को आग से कैसे बची थी। ये सवाल सुन मोमे शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर थाविन आ जाता है और वो मोमे को अब ऑफिस में मिलने को बोलता है। तो मुंहतोड़ का उसे देख मुंह बन जाता है। आपको नहीं लगता कि थाविन हमेशा जब वो दोनों साथ में होते हैं तभी आ जाता है? थाविन ऑफिस में मोमे को बोलता है, अब से तुम्हें मुंहतोड़ का मेंटोर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक बेपरवाह और इम्पेशेंट लड़का है। उसने तुम्हें 2 बार खतरे में डाल दिया। मुझे उस पर भरोसा नहीं। तो मोमे बोलने लगती है, लेकिन इस बार मेरी गलती थी। तो वो बोलता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसके ज़्यादा करीब मत जाओ। ओए होए, थाविन भी जेलस हो रहा है मुंहतोड़ से। तो मोमे बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। तो थाविन बोलता है, मुझे सब लोगों की चिंता है। मोमे वहाँ से चली जाती है। मुंहतोड़ मिस्टर प्रॉम के केस के बारे में सोच रहा होता है। वो मिस्टर प्रॉम के फ़ोटो को देख याद करता है कि वो उस दिन जब उससे मिला था तब भी उसके साथ एक लड़की थी।
वो उस लड़के के बारे में पता करवाता है तो पता चलता है कि वो लड़की जिंदा है। तो वो बोलता है अगर सच में मिस्टर प्रॉम ही असली मर्डरर है तो फिर कुछ लड़कियां जो उसके साथ होती है वो मरती है और कुछ लड़कियां नहीं मरती। और वो सोचने लगता है कि क्या सच में उन 2 लड़कियों को मिस्टर प्रॉम ने ही मारा था। क्राटिंग और मोमे बात कर रहे होते हैं मोमे के श्राप को तोड़ने के बारे में। मोमे कंफ्यूज होती है कि थाविन और मुंह तोड़ इन दोनों में से किसके साथ होने पर उसकी हार्टबीट बढ़ती है, वो किससे प्यार करती है। तो क्राटिंग उससे बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारा सोलमेट ढूंढने में। मोमे के घर जेली आती है जो अपने साथ उस आग में जले हुए म्यूजियम का कुछ सामान अपने साथ लाई होती है। मोमे उन फोटो फ्रेम को देख डर जाती है क्योंकि म्यूजियम में इतिहास की चीज़ें रखी हुई होती है और उस म्यूजियम में उसकी भी फ़ोटो फ्रेम होती है जिन्हें जेली लेकर आई हुई होती है। वो उससे सवाल पूछती है कि ऐसा क्यों है कि हर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स में एक ही औरत हमेशा दिखती है। और वो उससे पूछती है, तुम मुझे बताओगी कि तुम रियल में हो कौन? तुम आग में फंस गई थी लेकिन तुम बच गई और तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने तुम्हें स्टेपलर चुभाया लेकिन तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिनमें तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। और वो सारे सीन को याद करने लगती है जब उसने उसके हाथ पर गरम गरम चम्मच रख दिया था, स्टेपलर चुभाया था, जेरोक्स मशीन फट गई थी। जेली बोलती है, मैं कई दिनों से तुम पर नज़र रख रही थी, बताओ तुम कौन हो? क्या तुम एलियन हो? और उसके नज़दीक जाने लगती है और बोलती है, क्या तुम इमोर्टल हो? तुम्हारे साथ कुछ भी हो लेकिन तुम मरती नहीं, है ना? मोमे घबराने लगती है और उसकी इन बातों को टालने की कोशिश करने लगती है। तो जेली एक नाइफ निकालती है और उसे सॉरी बोल उसके पेट में घुसा देती है, लेकिन नाइफ को खून भी नहीं लगता और मोमे बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी होती है। वो कई बार उसके पेट में नाइफ घुसा घुसा कर देखती है, लेकिन मोमे बिन फिक्र खड़ी होती है और उसे कुछ भी नहीं होता। मोमे को ऐसा देख जेली बेहोश हो जाती है। अब जेली को भी पता चल गया कि मोमे इमोर्टल है। मुंह तोड़ उस म्यूजियम में लगे आग के बारे में सर्च कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि म्यूजियम बहुत ही भयंकर आग लगी थी। म्यूजियम में उसके अंदर कोई फंस जाता तो उसका बचना नामुमकिन था। तो वो सोचने लगता है कि लेकिन मोमे उस आग से कैसे बच गई, और वो कुछ सोचने लग जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किसी ने जेली के सर को उसके शरीर से काट कर अलग कर दिया होता है। अब ये कैसा होगा, ये ऐसा कैसा हो गया, ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।